वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर। और हम लोग जो है अपने इस कोर्स का एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है इस एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, तो वो टॉपिक है कि मेथडोलॉजी ऑफ एथिकल हैकिंग। कि भाई साहब, जब हम एथिकल हैकिंग करने के बारे में कुछ सोचेंगे, क्योंकि भाई मुझे एक जगह का सिस्टम को टेस्ट करना है, ठीक है, मेरे को बीइंग एथिकल हैकर कहीं पे बुलाया गया है और मुझे बोला गया है कि भैया आप जो है हमारे यहाँ के सिस्टम को क्या करो, टेस्ट करो। तो ऑब्वियस बात है यार, टेस्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे ना, मुझे उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली वन बाय वन चलना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टेप्स हैं हमारे, अब वो क्या है होंगे हमारे, उनके बारे में हम लोगों को जानना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली टॉपिक जो है वो है that is called as methodology of ethical hacking। ठीक है कि भैया मेथोडोलॉजी क्या है एथिकल हैकिंग की, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। अब देखो भाई, क्या मतलब है मेथोडोलॉजी ऑफ एथिकल हैकिंग का? मतलब है कि यार देखो, हम एथिकल हैकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग में ना, मतलब यार जब आप कोई काम करने जाओगे तो उस काम के कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा ना, तरीका होगा कुछ करने का, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई साहब मेरी तबीयत हो रखी है खराब, ठीक है। तो अब आप सिर्फ ये बोलते हैं जी मेरी तबीयत खराब हो रखी है, तो सीधा ये इतना सुन के डॉक्टर दवाई नहीं दे देता। डॉक्टर पहले आपको, उसके स्टेप्स हैं, वो पहले आपसे पूछेगा कि भैया क्या परेशानी है, क्या दिक्कत परेशानी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। तो पहले आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। फिर क्या करेगा ना, वो आपकी प्रॉब्लम जानने के बाद, आपसे सुनने के बाद, फिर वो अपनी तरफ से अलग से डायग्नोस करेगा। देखते हैं ना कि वो आपका टेम्परेचर नापते हैं, फिर आपकी हार्ट बीट दे सुनते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग काम करते हैं। भाई ये जो माइक ओपन करा है इसको बंद कर दें प्लीज। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, हाँ, कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो भी हमें, पहले उसने हमसे पूछ लिया कि भाई आपको क्या दुख तकलीफ है। और हमारी दुख तकलीफ जानने के बाद फिर वो डॉक्टर क्या करता है, फिर हमें डायग्नोस करता है, अपने जो नॉर्मल स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेगा, ठीक है। कई बार डॉक्टर आपका गला चेक करता है, आपकी हार्ट बीट चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है, तो ये अलग अलग तरह के वो चेक्स आपके ऊपर परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ठीक है जी। तो भाई सिंपल सी बात है, तो वो अलग अलग तरह के आपके स्टेप्स परफॉर्म करेगा और उन स्टेप्स को परफॉर्म करके वो ये चेक करेगा, ठीक है, कि आपको क्या दवाई देनी है क्या नहीं देनी, वो उसके ऊपर आएगा। कई बार बेसिकली क्या करता है कि भी जब डॉक्टर आपके स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है अपने, तो कई बार वो देखता है कि आप देखते हो कि डॉक्टर आपको ना टेम्पररी टाइम के लिए कोई पेन किलर बता देता है, लेकिन आपको ये बोलता है कि भैया आप ये टेस्ट करवा के लाओ मेरे पास। तो यानी कि ये भी उसका एक स्टेप है कि भैया जहाँ पे टेस्ट करवाने का मतलब है जहाँ पे उसको और एडवांस स्कैनिंग आपकी करनी है, ठीक है। कि भाई अभी वो नॉर्मल चेकअप से उसको नहीं पता लग पा रहा कि आपकी असली वजह क्या है, या उसको दो तीन वजहें समझ में आ रही हैं, लेकिन अब किस वजह के अकॉर्डिंगली वो इलाज करे उसको क्या पता।
तो इसलिए वो कई बार आपको टेस्ट करने के लिए बोल देता है कि भाई साहब ये टेस्ट करके लाओ, ये टेस्ट करके लेकर आओगे तो उसके बाद फिर मैं आपको जो है अलाउ कर पाऊंगा। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे जो ये क्या नाम है एथिकल हैकिंग है तो एथिकल हैकिंग में भी क्या है, हमारे कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो मेथोडोलॉजी ऑफ एथिकल हैकिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या कंसेप्ट है हमारे पास। तो देखिए, एथिकल हैकिंग ठीक है, एथिकल हैकिंग फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर। ठीक है, एथिकल हैकिंग फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है किस काम के लिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कॉमा टेस्ट एंड फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स में या नेटवर्क में। ठीक है, या नेटवर्क में या एप्लीकेशंस में। तो भाई सिंपल सी बात है कि यार जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है मेथोडोलॉजीज ऑफ एथिकल हैकिंग, तो हमने क्या समझा कि एथिकल हैकिंग असल में क्या है, एथिकल हैकिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर है। एथिकल हैकिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर है। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर किस काम के लिए है, टू आइडेंटिफाई, टेस्ट एंड फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज आपको मैंने बताया था कमियां। अब ये कमियां कहां पे आइडेंटिफाई कर रहा है भाई, किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई कमियां मिल रही हैं उसको उसको फिक्स करेगा, नेटवर्क में कमियां होंगी, एप्लीकेशंस में कमियां होंगी। तो भाई साहब इन सब कमियों को एक स्टेप बाय स्टेप समझने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एज द मेथोडोलॉजी ऑफ एथिकल हैकिंग। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सीधी बात है, ये जो एथिकल हैकिंग की जो मेथोडोलॉजी है ये हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम ना उस कंपनी के जिसका भी हम सपोज मान लो ये हमने जिनसे भी टाई अप किया है उसके साइबर सिक्योरिटी डिफेंस को, अटैक को, साइबर सिक्योरिटी डिफेंस को हम लोग क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें, सो दैट वो साइबर अटैक से अपने आप को प्रिवेंट करा जा सके। ठीक है जी। तो चलिए अब जरा यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई स्टेप्स इन एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी। स्टेप्स इन एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी क्या क्या हैं। ठीक है, यानी कि जब हम भी एथिकल हैकिंग करने के बारे में सोचेंगे तो भाई हम किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम आज बात कुछ करना चाह रहे हैं कि यानी कि उसके स्टेप्स के बारे में हमें आज जानना है। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे।
हाँ हेलो। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे स्टेप्स इन एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी के बारे में कि भैया इनके स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कल को हम जब भी कभी हम भी कुछ एथिकल हैकिंग की अप्रोच फॉलो करेंगे या करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस बात है हमें इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ही बढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप्स जो है एथिकल हैकिंग की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इसमें जो आता है उसको हम कहते हैं दैट इज रिकंसेंस। तो स्पेलिंग इसकी है RECONN, ठीक है, AISSANCE। तो इसको आप प्रोनाउंस ऐसे कर सकते हैं, रिकनसेंस। तो रिकनसेंस बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पे AI थोड़ा साइलेंट हो जाता है। तो पहला स्टेप जो है हमारा उसका नाम है रिकनसेंस। अब रिकनसेंस जो है एक तरह से इसको हम ये इसका मतलब जो है दैट इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो रिकनसेंस मींस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अच्छा, अब देखो जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहला देखो यार स्टेप ही सबसे पहली चीज यही है। जैसे मैंने अभी आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको कोई भी दवाई लिखने से पहले या कुछ भी आगे ट्रीटमेंट करने से पहले वो पहले आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब तकलीफ बताओ, अपनी क्या तकलीफ है आपको। अच्छा, आपके मुंह से आपकी तकलीफें सुनने के बाद फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो अपने भी टेस्ट करके देख रहा है वहां पे। ठीक है, तो यार ये सब क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ये सब कर रहा है, एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है। कौन आ रहे हैं भाई? ठीक है, तो वो अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ आपको भी सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले काम क्या जरूरी है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम जरूरी है। देखो सिंपल सी बात, मान लो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना क्यों रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई एथिकल हैकर है, जैसे मान लो दो एथिकल हैकर हैं। अब दो एथिकल हैकर्स हैं, उनको कंपनियों ने बुलाया और कंपनियों ने बोला कि भाई साहब हमारा ये सेटअप है, इसको चेक करो। ठीक है, कि इसकी सिक्योरिटी कितनी बढ़िया है। अच्छा, मान लो एक एथिकल हैकर है, वो बड़ा एक्सपीरियंस है और उसने अपने एक्सपीरियंस में 10 तरह की स्ट्रेटजी सीखी हैं, 10 तरह के अप्रोच मेथड समझे हैं एथिकल हैकिंग करने के लिए। तो अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो भाई अपने जितने भी 10 मेथड उसने सीखे हैं, वो वन बाय वन अपने मेथड्स लगाने पे बैठ गया। ठीक है, यानी कि उसने इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करी, वो बस अपने मेथड्स लगा रहा है। भी पहला मेथड जो उसको आता है पहले उसने वो लगा के देखा, फिर दूसरा मेथड लगा के देखा, वो अपने मेथड्स लगा के काम कर रहा है। लेकिन वहीं एक दूसरा एथिकल हैकर है, वो सबसे पहला काम क्या कर रहा है, वो सबसे पहला काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है भाई। वो सबसे पहले जानकारियां हासिल कर रहा है, क्योंकि जब तक उसे जानकारी हासिल नहीं कर लेगा, जब तक उसको सामने वाले सिस्टम की कमी नजर नहीं आ जाएगी, कमियां पता नहीं लगेंगी, तो जब तक उसे कमियां पता नहीं लगेंगी तब तक वो अपना अटैक जो है वो प्रॉपर वे में कैसे कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, भाई पहले कमी तो पता लगे। अब जैसे मैंने बोला कि भी डॉक्टर है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों कर रहा है, भाई डॉक्टर आपसे आपसे पूछ रहा है सारी जानकारी, उसके बाद अपनी तरफ से भी चेक कर रहा है, तो वो ये सारे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई वो चाहता है कि मरीज को जो मैं दवा दूं, उस दवा को लेने के बाद मरीज मेरा जो है वो खट से सही हो जाए। तो भाई वो मरीज खट से सही कैसे हो पाएगा, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप डॉक्टर आपकी जो डायग्नोसिस है वो डॉक्टर ने अगर परफेक्ट वे में करा है, तभी वो आपको परफेक्ट दवाई दे पाएगा। तो सेम पंगा यहाँ पे भी है। ठीक है, तो पहला सबसे पहला स्टेप जो है एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी के अंदर, वो ये है कि भाई आप जो है पहले क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो जी, अब इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होगा, जो आपके एथिकल हैकर्स हैं, जो हैकर है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अबाउट द टारगेट सिस्टम के बारे में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, नेटवर्क के बारे में कलेक्ट करेगा, या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कलेक्ट करेगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं द हैकर
कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, एक मिनट यार, हम्म, हम्म, ठीक है, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम, कॉमा नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले जो अटैकर है, जो हमारा एथिकल हैकर है, वो सबसे पहले क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। भाई साहब इंफॉर्मेशन किसकी कलेक्ट करेगा, जो टारगेट सिस्टम है उसकी कलेक्ट करेगा, या जिस नेटवर्क में वो टारगेट सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन ये गैदरिंग करेगा। अच्छा, इस काम के लिए क्या क्या टेक्निक यूज होंगी, टेक्निक यूज्ड। अब कौन कौन सी टेक्निक इस काम के लिए वो इस्तेमाल करेगा, देखो इसमें ना हम दो कंसेप्ट को पढ़ते हैं यहाँ पे। पहला ए पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैसिव रिकंसेंस। तो हमने बोला जी पैसिव रिकॉनसेंस। तो पहला वर्ड है हमारा पैसिव रिकॉनसेंस। अच्छा, अब ये पैसिव रिकॉनसेंस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कि जहां पे एक दो दो चीज पढ़ेंगे, एक एक्टिव रिकॉनसेंस होता है और एक पैसिव रिकॉनसेंस होता है। ठीक है, तो यार एक्टिव और पैसिव एक वैसे जनरल वे में तो मीनिंग समझा देता हूं ताकि बात जो है आराम से वो क्लियर होती रहे कि एक्टिव और पैसिव में क्या कंसेप्ट है हमारे पास। देखो जैसे हम सुनते हैं ना एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। अब एक बंदा सिगरेट पी रहा है, तो वो जो सिगरेट पी रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति उसके बगल में खड़ा हुआ है, उसका दोस्त है, मित्र है, वो साथ में खड़ा हुआ है, तो वो बेचारा क्या कर रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, जो सिगरेट पी रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, और जो सिगरेट नहीं पी रहा बस बेचारा उसके साथ में खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो भी स्मोकिंग कर रहा है बट वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक्टिव जहां पे डायरेक्ट इंट्रैक्शन है वो एक्टिव हो गई, और जहां पे इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव। तो यहाँ पे पैसिव रिकॉन्सेंस का में क्या होगा, हमारा मतलब है कि जहां पे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे लेकिन टारगेट वाली मशीन के साथ इंटरेक्ट किए बिना। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास पैसिव रिकॉन्सेंस का मतलब क्या है हमारे लिए, एक मिनट यार ये क्या हो गया, हम्म। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि भैया यहां पे हम क्या कर रहे हैं, गैदरिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन विदाउट इंटरेक्टिंग। ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट। ठीक है, तो पैसिव रिकॉन्सेंस का मतलब है गैदरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट, यानी टारगेट के साथ आपने इंटरेक्ट नहीं किया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, अब जैसे मान लो मैंने कोई सर्च इंजन का यूज किया। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं एग्जांपल, जैसे यूजिंग किसी भी सर्च इंजन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, या एक मेरे पास और होता है जिसका नाम है हु इज लुकअप करके एक वेबसाइट होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां से मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने उस जो कंपनी है, जो भी मेरा टारगेट है, उस टारगेट के साथ मैंने डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं किया। ठीक है जी, जो टारगेट है मेरा, उस टारगेट के साथ मैंने क्या नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वे में इंटरेक्ट नहीं किया उस टारगेट के साथ। इनफैक्ट मैंने क्या करा,
मैंने कोई थर्ड पार्टी के द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी टूल के द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट इटसेल्फ। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा आ जाता है मेरे पास, जिसको हम कहते हैं बी पार्ट हो गया मेरे पास, जिसको अब ये तो पैसिव था, अब मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, एक्टिव रिकॉन्सेंस। तो हमने लिखा एक्टिव रिकॉन्सेंस। तो एक्टिव रिकॉन्सेंस जैसे आपको बता ही दिया मैंने, एक्टिव रिकॉन्सेंस का मतलब है कि जहां पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो टारगेट के साथ और उसकी कमियां यानी वल्नरेबिलिटीज को खोज रहे हो, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट, ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट टू फाइंड vulnerabilities, ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट टू फाइंड vulnerabilities, यानी कि उस टारगेट में भाई साहब जो कमियां हैं उन कमियों को हम डायरेक्टली फाइंड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि उसके स्कैनिंग करना, उसके ओपन पोर्ट्स का, ये हम आगे बात डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल मोटा मोटा हमने समझ लिया कि हाँ भाई पैसिव रिकॉन्सेंस का मतलब है कि भैया टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करना, लेकिन डायरेक्टली टारगेट से इंटरेक्ट नहीं करना, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और एक्टिव रिकॉन्सेंस का मतलब है जहां हम टारगेट मशीन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन को निकालने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे कुछ टूल्स होते हैं जिनको यूज करके सब काम किए जाते हैं, बट फिलहाल हमें ये पता लग गया कि हमारा पहला स्टेप जो है वो पहला स्टेप हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसको एक शब्द यूज किया था उसके लिए, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सेंस, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्सेंस, तो वहां पे बंदा हिल जाता है कि भाई साहब ये रिकॉन्सेंस क्या पूछ लिया इन्होंने मुझसे, ठीक है। तो ध्यान रखिए रिकॉन्सेंस और कुछ नहीं है, सिंपल इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही है। नाउ तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो सिंपली हमारा फर्स्ट स्टेप परफॉर्म हो गया, और फर्स्ट स्टेप क्या था कि भाई साहब आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, यानी फर्स्ट स्टेप इज रिकॉन्सेंस करा हमने, दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नाउ अब यार इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमने जानकारी हासिल करी, अब क्या करना फिर सेकंड जो है हमारा उसको हम कहते हैं, सेकंड स्टेप आता हमारा स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्कैनिंग है एंड एनुमरेशन, ठीक। तो पहला तो हमने कर लिया रिकॉन्सेंस, वो हमने कर लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप हम जो कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। अच्छा अब देखो, अब हमने क्या करा कि भैया टारगेट मशीन के बारे में पहले कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अच्छा अब ना, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब दूसरा स्टेप्स क्या आएगा, अब हमें ना कुछ और, अब उसकी स्कैनिंग करनी है। अब स्कैनिंग क्यों करनी है भाई, स्कैनिंग इसलिए करनी है कि भाई साहब मुझे क्या क्या चीजें जाननी है स्कैनिंग के द्वारा। मुझे ये जानना है स्कैनिंग के द्वारा कि उसके सेटअप में एक्टिव डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके सेटअप में एक्टिव डिवाइसेस कौन कौन से हैं। अच्छा उसके बाद और मैं ये जानना चाहता हूं कि ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं। अब देखो ये पोर्ट्स की कहानी क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे ये समझ लो कि एक मशीन है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि ये जैसे मान लो मेरे पास एक सर्वर मशीन है, ठीक है। हम्म, ठीक, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है भाई, एक सर्वर मशीन है, और ये सर्वर मशीन हमारी मान लो फॉर एग्जांपल यार इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है जी, इंटरनेट से कनेक्टेड है। अच्छा अब होगा क्या यार, इस मशीन से इंटरनेट पे डेटा जाएगा, और इंटरनेट से पता क्या होगा, अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट इसके पास आएंगी।
अच्छा, यहाँ पे क्या कंसेप्ट कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने हर रिक्वेस्ट के लिए ना क्या बना रखे हैं, पोर्ट नंबर बना रखे हैं। ठीक है, क्या बना रखे हैं, हर तरह की रिक्वेस्ट के लिए पोर्ट नंबर बना रखे हैं। अब पोर्ट नंबर एक ऐसा तरीके से समझ लो, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भाई ऐसा मान लेते हैं कि एक जगह एक सेंटर पड़ा है, ठीक है, और उस सेंटर में ना अलग अलग एग्जाम परफॉर्म हो रहे हैं, वो भी एक ही दिन में। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स परफॉर्म हो रहे हैं, वो भी एक ही दिन में। अच्छा, अब जो वो सेंटर है उसने क्या कर रखा है, जो बच्चों को क्या नाम है एडमिट कार्ड दिए हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के दे रखे हैं। ठीक है, अब सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे जो भी रेड कलर का एडमिट कार्ड लेकर आया है, इसका मतलब उसका साइंस का टेस्ट है, उसको उस ए ब्लॉक में भेजना है हमने। अच्छा, जो बच्चा मान लो ग्रीन वाला आई कार्ड लेकर आया है, उस बच्चे को हमने कॉमर्स का कोई पेपर है उसको बी ब्लॉक में भेजना है। और जो बच्चा सपोज मान लो येलो वाला कार्ड लेकर आया है, मतलब एक तरह से वो भैया कोई ह्यूमैनिटीज का कोई पेपर देने वाला है, उसको आप अपना सी ब्लॉक में भेज देना है बस। तो अब भैया जो गेट कीपर है बाहर में, वो खड़े हुए एक जगह पे, अब बच्चे एंट्री करने के लिए लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। अब वो देख रहा है जी, हाँ जी, पहले बच्चे का आई कार्ड चेक किया, रेड ग्रीन येलो तीन कलर हैं, भैया जो भी उसके आई कार्ड का कलर है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको भेज देगा ब्लॉक ए में, बी में, सी में। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रही है ना, कि हाँ भाई ये वाला कार्ड वाला बंदा है तो वो इधर जाएगा, ये कार्ड वाला बंदा है तो इधर जाएगा, ये कार्ड वाला बंदा है तो इधर जाएगा। अब उसी तरह से क्या है कि हमारे इस सर्वर में बड़ी सारी सर्विसेज चलती हैं, और वो सर्विस किसी ना किसी पोर्ट नंबर पे चल रही है। ठीक है, किसी ना किसी क्या नंबर पे चल रही हैं, पोर्ट नंबर पे चल रही हैं। तो जैसे अलग अलग तरह की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक 443 पोर्ट नंबर है। ठीक है, ऐसे ही एक सपोज मान लो अपना 23 पोर्ट नंबर है, ऐसे अलग अलग पोर्ट नंबर है। तो बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ पे आपका जो लैन कार्ड है वो बैठा हुआ है, और आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ रहा है और देखता है अच्छा भाई इस चीज की रिक्वेस्ट है, तो चलो जी इस वाली रिक्वेस्ट को इस पोर्ट नंबर पे भेज दो। अच्छा, ये इस वाली सर्विस की रिक्वेस्ट है, तो चलो इसको इस पोर्ट नंबर पे भेज दो। जैसा मैंने बताया कि भैया यहाँ से अलग अलग रिक्वेस्ट आ रही हैं, या ऐसा मान लो ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, ये भैया आपका गेट कीपर है, ये एक तरह से गार्ड है। ठीक है, तो जो भी इसके पास रिक्वेस्ट आ रही है वो देख रहा है ये रिक्वेस्ट कौन, ये बेसिकली कौन सी सर्विस है, तो उसको उसके पोर्ट नंबर पे भेज देता है वो, कि भाई जा तू ये वाली सर्विस है, चल भाई 443 पोर्ट नंबर पे चला जा। अच्छा, तू भैया ये वाली टीसीपी की सर्विस है, तू भैया इस पोर्ट नंबर पे चला जा, ऐसे से। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पहली वाली सर्विस है, कुछ HTTPS की सर्विस है, ये टेलनेट की सर्विस है। ठीक है, ये मान लो ये वाली सर्विस FTP की सर्विस है। अच्छा, सपोज मान लो ये SMTP की सर्विस है, तो अलग अलग सर्विस आएंगी। तो ये जो हमारा लैंड आएगी तो बेसिकली इसी रास्ते से आएगी ना, यहाँ पे लैंड कार्ड लगा होगा तो आएगी तो लैंड कार्ड के पास ही ना। तो भैया लैंड कार्ड के पास वो सर्विस आ गई। अब अब लैंड कार्ड के पास जब वो सर्विस आ गई, तो उसके बाद लैंड कार्ड उसका पोर्ट नंबर उस सर्विस को देखता है और उसको उसके रिक्वायर्ड पोर्ट नंबर वाले पे भेज देता है कि भैया ये सर्विस है, ये इस पोर्ट नंबर पे प्रोसेस होगी, ये सर्विस है, ये इस पोर्ट नंबर पे प्रोसेस होगी। ठीक है, अच्छा, अब जो पोर्ट नंबर होते हैं भाई साहब, ये कितने हैं, ये पोर्ट नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, ये पोर्ट नंबर क्या है, हमारे पास बहुत सारे हैं। तो मैंने मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब, एक माइंड में आया कि यार कितने पोर्ट नंबर होंगे भाई ये। ठीक है, कितने पोर्ट नंबर होंगे, तो पता लग जाए हमें, काम हमारा आसान हो जाएगा कि हमें पता लग जाए कि भाई साहब कितने पोर्ट नंबर है, काम 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ना पोर्ट नंबर पता करने वाले हैं कि भाई साहब कौन से पोर्ट नंबर जो हैं इसके ओपन है। तो पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि भाई पोर्ट नंबर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो भी हमारी मशीन है ना, ठीक है, इन मशीन्स के अंदर जो पोर्ट नंबर की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो मैं अभी जो कर रहा हूं स्कैनिंग कर रहा हूं, और स्कैनिंग के द्वारा मेरा काम क्या है, पोर्ट नंबर का ही पता करना है। तो यार पोर्ट नंबर पता क्या है, 1 से लेकर
65535, 65,535 पोर्ट नंबर है। यानी पोर्ट नंबर 1 से लेकर 65,535 पोर्ट नंबर है, यानी कि अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग पोर्ट नंबर है। अच्छा भाई, अब मेरी जरूरत क्या है कि यार ये जो सर्वर है, ये सर्वर में सारे पोर्ट ओपन थोड़ी ना होंगे, सारे पोर्ट्स पे वर्क थोड़ी ना चल रहा होगा भाई। हो सकता है ये सर्वर भाई 10 डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज कर रहा हूं बस। तो यार उन 10 डिफरेंट सर्विसेज को यूज कर रहा होगा तो सिर्फ उन्हीं के पोर्ट नंबर इसमें वर्किंग होंगे ना, बाकी सारे पोर्ट नंबर क्यों चलेंगे इसके अंदर यार। तो यानी कि सबसे पहले हमारा काम ये जानना है, स्कैनिंग कर रहे हैं हम लोग। स्कैनिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें ये पता लग जाए कि भैया पोर्ट नंबर कौन कौन से ओपन है हमारे। ठीक है, पोर्ट नंबर हमारे कौन कौन से क्या है, ओपन है। तो यानी कि हम यहाँ पे जो अब स्टेप करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाइंग एक्टिव डिवाइसेस, कि भैया एक्टिव डिवाइसेस कौन कौन से हैं। आप उन सारे एक्टिव डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ओपन करो पोर्ट को। ओपन पोर्ट्स कौन कौन से उनके बारे में जानकारी हासिल करो, और इन ओपन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है वो पता करना है। एंड रनिंग सर्विसेज ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग एक्टिव डिवाइसेस कॉमा ओपन पोर्ट्स एंड रनिंग सर्विसेज ऑन द टारगेट मशीन। तो भैया इस पार्ट में हम एक्टिव डिवाइसेस का पता करेंगे, कौन कौन से पोर्ट ओपन है उनका पता करेंगे, और जो पोर्ट्स ओपन है उन पोर्ट्स में कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं टारगेट मशीन के अंदर, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। अच्छा, अब जब बातें पता करेंगे तो भाई साहब इनके लिए भी कोई ना कोई टूल्स यूज होंगे। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए क्या टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास? तो देखो जी, जब हम इनकी बात करते हैं तो एक हमारे पास टूल आ जाता है जिसका नाम है nmap। ठीक है, एक टूल आ जाएगा जिसका नाम क्या है, nmap, उसको हम यूज करेंगे। nmap के बाद जैसे एक और टूल आ जाता है हमारे पास जिसका नाम है वायर शार्क। अच्छा, वायर शार्क के अलावा और हमारे पास टूल है मेटास्प्लॉइट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग स्कैनिंग का काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब हम ये सब चीजें पता करते हैं कि भैया क्या क्या पोर्ट्स खुले हुए हैं, उन पोर्ट्स पे सर्विसेज क्या क्या चल रही हैं, उन सर्विसेज के वर्जन्स क्या क्या चल रहे हैं, तो ये हम सारा स्कैनिंग का काम अपना परफॉर्म करते रहेंगे। अच्छा, जब यार हमारी ये स्कैनिंग का काम हो गया हमारा सेकंड फेज, अब इसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि देखो अभी तो हमने क्या करा, अभी हम लोगों ने जो हमारा थर्ड सेकंड पार्ट था वो था हमारा, दैट इज कॉल्ड एज द स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, वो हमने कर लिया। अब हमने कमियां पता लगा ली। अब भाई साहब ये कमियां वमियां पता लगाने के बाद अब तीसरा काम हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, अब होगा गेनिंग एक्सेस। ठीक है, यानी कि अब हम जो है, जो हमने पूरी स्कैनिंग कर ली, हमने कमियां पता लगा ली भाई उसकी, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उस कमी को एक्सप्लॉइट करके उसका एक्सेस गेन करेंगे। तो गेनिंग एक्सेस को हम लोग एक शब्द और बोलते हैं इसके लिए, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है भाई, तो अब हम गेनिंग एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सप्लॉइटेशन करने की बात करेंगे। क्योंकि यार अब हमें कमियां पता लग गई, तो सीधी सी बात है, पहले हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, फिर स्कैनिंग करी भाई साहब, अब हमारे सामने कमियां आ गई सारी की सारी कि भाई ये कमी है। तो भाई अब उस कमी का करेंगे क्या, जान के, अब उस कमी का जान के अब हम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे ना, उसका, उस कमी के द्वारा हम उस जगह का अनऑथराइज वे में गेन करने की कोशिश करके देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे अब इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज।
अब जो आपकी सिक्योरिटी में जो आपके सामने कमियां नजर आई हैं, ठीक है, एक मिनट, वल्नरेबिलिटीज होगा ना, तो यूजिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज यानी कि जो सिक्योरिटी की जो कमियां हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, और इनका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। तो जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करेंगे। अब भाई इस काम के लिए टेक्निक क्या यूज होंगी, दैट इज इसमें क्या क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक यूज्ड। तो देखो, अब जैसे हम बड़े सारी चीजें यूज करते ही हैं हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने करके भी देखे हैं, बट मैंने आपको जब आपने अलग अलग टाइप्स की हैकिंग पढ़ा रहा था तो बड़े सारे वर्ड्स को यूज किया था, ठीक है। तो जैसे हमने वो पढ़ा था ना, क्या नाम है यार, टेक्निक्स यूज क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे पासवर्ड क्रैकिंग कर ली, ठीक है, क्या कर लिया हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पासवर्ड क्रैकिंग वाला काम करा। अब पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं भैया, जैसे पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया। अच्छा, ब्रूट फोर्स अटैक के बाद डिक्शनरी अटैक्स होते हैं यहाँ पे, तो डिक्शनरी अटैक्स, ठीक है, तो ये कुछ काम ये चीजें यूज कर ली, या एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, ठीक है, या और भी बड़े सारे हैं तरीके। तो फिलहाल जैसे जैसे हमने सिंपल ये समझ लिया कि हाँ जी अब आपको एक्सेस गेन करना है, आपने एक्सेस गेन करके देख लिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करा भैया, वहां का एक्सेस गेन किया कि हाँ भाई आप उस मशीन पे एक्सेस पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा यार, अब एक्सेस पाने के बाद भी आपके बड़े सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि आप एक एथिकल हैकर हैं, ठीक है। तो भाई आपको तो सारे काम पूरे परफॉर्म करने पड़ेंगे ना, आपको तो प्रॉपर आगे जाके रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये जो है हमारा, जिसमें हम बात कर रहे हैं गेनिंग एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो हमने ये थर्ड पार्ट तक अभी अपने स्टेप तक हमने सीख लिया। तो पहला स्टेप हम लोगों ने देखा, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सेंस, रिकॉन्सेंस यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और उसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली है एक्टिव रिकॉन्सेंस और पैसिव रिकॉन्सेंस के बारे में। उसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा स्कैनिंग एंड एनुमरेशन का। तो स्कैनिंग एंड एनुमरेशन में भी हमने देख लिया कि हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके उसके जो टारगेट मशीन है उसके डिवाइसेस के बारे में, उस पर कौन कौन से डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके बारे में, उसके ओपन पोर्ट्स के बारे में, उन ओपन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं उनके बारे में सारी छानबीन करेंगे, और वहां पे हम कमजोर कड़ी पता करने की कोशिश करेंगे। और जब एक बार हमें वहां पे कुछ कमजोर कड़ी मिल जाएगी या जो भी हमें पोर्ट्स मिलेंगे, फिर हम उसके ऊपर एक्सेस गेन करने की कोशिश करेंगे। और वंस जब हमारे पास उसका एक्सेस गेन हो जाएगा तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हमने क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे के स्टेप्स को कंटिन्यू अपना करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर।